हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। DSSB की तैयारी हम कर रहे थे और DSSB में पहली चीज 11th 12th की एनसीईआरटी जो हमने कवर कर ली है, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लस अब जो है NIOS का जो मटेरियल है किसके लिए, DLED के लिए, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये मैं NIOS का मटेरियल आप लोगों को करवा रही हूँ स्पेसिफिकली। इसके अलावा कुछ और जगह से एडवांस्ड कुछ एक टॉपिक्स है जो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, बट स्टिल एक बार गो थ्रू हो जाएंगे हम NIOS के मटेरियल से, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आपने NIOS का मटेरियल भी किया है। और ऑब्वियसली ये DLED के कोर्स के लिए है, तो ये DLED वाले बच्चों के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो DLED की अगर हम बात करें तो उसमें कोर्स है जी 10। ठीक है, हर एक कोर्स में कुछ एक यूनिट्स हैं। ठीक है, तो वो यूनिट्स को हम कवर करेंगे। एक्चुअली हर एक कोर्स में ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स में फर्दर यूनिट्स हैं। तो अगर पहले कोर्स को हम उठाएं, कोर्स नंबर 501, ब्लॉक फर्स्ट है, इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया अ रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं। पहले वाली, पहले क्या थी, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी, मतलब अभी तो 2020 पॉलिसी चल रही है, उससे पहले क्या चल रहा था एलिमेंट्री एजुकेशन में। ओके, सो एक रेट्रोस्पेक्ट की बात करेंगे। इसके अंदर फर्दर 4 यूनिट हैं। तो आज हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, जितनी भी लंबी ये क्लास हमारी होगी। सो फर्स्ट यूनिट है जी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट 1। सेकेंड यूनिट में आ जाएगा पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 में ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जैसे कि जो हमने बात की थी ना पहले, क्या बोलते हैं उसको, मकाले मिनट। ठीक है, मकाले मिनट, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सो वो यूनिवर्सिटी, सेडलर, सारे कमीशंस, कमेटीज की बात करते हुए लास्ट में 1944 के अराउंड सार्जेंट कमीशन आया था, तो वहां तक डिस्कस किया हुआ है इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पार्ट 1 में। ओके, ये जो क्लासेस हैं सारी की सारी, मतलब अलग से आप मकाले मिनट इनकलकेट लर्निंग सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वुड्स डिस्पैच सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल चैनल के इनिशियल डेज में मैंने डाली थी, बिल्कुल हिस्ट्री की तरह ही है सारी की सारी चीजें। तो वो आपने अगर नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उनको देख लें अगर आपके पास टाइम है। और स्पेसिफिकली अगर आप DLED के स्टूडेंट हैं तो आप इस मटेरियल के साथ साथ वो स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियोस भी देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने NIOS ने अपने मटेरियल में एक झलक सी दी है सारी चीजों की। ऑल्दो ये झलक भी बहुत वाइड हो जाएगी, लंबा चला जाएगा ये लेक्चर, बट स्टिल अगर और डिटेल में चीजें करनी है तो स्पेसिफिक वीडियोस जो है वो आप देख लीजिएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में भी डाल दूंगी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम यूनिट 1, इसको सीखने के मतलब इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें समझ आ जाएंगी। तो इसके बाद हमें यह समझ आ जाएगा कि इंडियन जो हमारा एंशिएंट इंडिया है उसमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेस किस तरीके की थी और कैसे पहले जो गुरु हुआ करते थे गुरुकुल में उनका रोल चेंज हुआ है अब की कंपेयर, अगर हम अब जो हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है उससे कंपेयर करें तो जो चेंजिंग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गुरु की या टीचर की वो हमें समझ आ जाएगा। जो मेजर रिकमेंडेशंस रही हैं ब्रिटिश राज के दौरान, जो मेजर डेवलपमेंट्स रही हैं एजुकेशन को लेके वो समझ आ जाएंगे। एक ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ आ जाएगा हमें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का, यानी 1947 से पहले जितने भी डेवलपमेंट्स रहे एजुकेशन से रिलेटेड वो समझ आ जाएंगे। हिस्ट्री समझ आ जाएगी इंडियन कल्चर की, कि इंडियन कल्चर वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है कल्चर है वर्ल्ड के अंदर, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें रिच कल्चरल हेरिटेज है। सो ये देख लेते हैं हम। सार्जेंट कमीशन तक इसके अंदर बात की गई है, वहां तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहली बात आती है जी एक ब्रीफ ओवरव्यू की। ओके, तो ब्रीफ ओवरव्यू में इन्होंने कुछ एक हेडिंग्स के अंदर कुछ चीजें दे रखी है। पहली बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु। गुरु का क्या कॉन्सेप्ट था, तो हमने वैदिक एजुकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, नहीं देखा हो तो देखिएगा। एंशिएंट इंडिया के टाइम पे गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल क्या होता था, जैसे आजकल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना, बोर्डिंग जो मतलब रेजिडेंशियल स्कूल्स मतलब जहां पे आप रह भी सकते हैं, हॉस्टल्स होते हैं जहां पे। ओके, सो वैसे ही एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल होते थे। वहीं पे गुरु आपको पढ़ाएगा, वहीं आप रहेंगे, कुछ टाइम तक आप वहीं रहेंगे, मतलब आपकी शिक्षा आरंभ जो है वो वहां से हो रही है। विद्या आरंभ बोल देते थे उस स्टेज को जब आपकी शिक्षा शुरू हो रही है। सो वो आप जो है एक सजेशन रहेगा, वैदिक एजुकेशन की वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। आज की क्लास में बहुत सारे सजेशंस मैं दूंगी साथ साथ, क्योंकि इस मटेरियल के साथ साथ वो चीजें अगर आप देख लेंगे तो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा आपको उस टॉपिक पे चाहिए ही नहीं कुछ।
ओके आपको इनफैक्ट मतलब मैं बोलती हूँ हमेशा बुक पढ़नी चाहिए, बट बुक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ सीरीज में वो सारी चीजें देख लीजिएगा। ओके चलिए जी, तो गुरुकुल सिस्टम, गुरु पढ़ाएंगे, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्टडी रहेगा ये जिसके अंदर आप वहीं रहेंगे। शिक्षा जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, लेकिन फ्री हो मतलब फ्री मतलब आपको पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आपको वहां पे जाके वहीं रहना है, भिक्षा मांग के लानी है और गुरुकुल का काम चलाना है। ओके तो उसको हम माधुकारी बोल देते हैं। विच टॉट, वो उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, ह्यूमिलिटी सीखने को मिलेगी कि आप जा रहे हैं, झुक रहे हैं, किसी के सामने भीख मांग रहे हैं, तो वो भिक्षा वाली जो सिचुएशन है वहां से आप ह्यूमिलिटी सीखेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट को जो है वो सोसाइटी में ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए, वहां पे ह्यूमिलिटी सिखाने के लिए वहां पे भिक्षा जो है वो आपको लेके आनी पड़ेगी। हर एक जो इंसान है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमीर और गरीब, सारे के सारे वहीं रहेंगे, चाहे कोई राजा का बेटा है, राजा है, कोई भी है, वो वहीं पे रहेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे। जैसे राम लक्ष्मण ये हम पढ़ते हैं ना कि दशरथ के बेटे थे लेकिन वो भी गुरुकुल में जा रहे थे। गुरुकुल में सबको एक तरीके से रहना है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई चीजें नहीं। सो कास्ट सिस्टम को या कास्ट की जो हायरार्की है उसको मिनिमाइज कर रही थी ये चीजें कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो इक्वल है, बराबर है। ठीक है जी, फर्दर बात करें तो गुरुकुल के हेड कौन होंगे, गुरु होंगे, जिनको फादर फिगर बोला गया है। जैसे हम आज के जमाने में बात करते हैं ना जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, जैसे बुक एनसीईआरटी में भी इस तरीके से लिखा मिलता है शी और ही, मतलब हम मान के नहीं चलते कि ही है अगला इंसान। ओके तो अगर ही कहीं लिखा मिल रहा है दैट मींस पैट्रियार्कल सोसाइटी की झलक वहां हमें दिख रही है कि शी को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। सो यहाँ पे आपको मेजोरिटी में ही वर्ड नजर आएगा। जैसे गुरु को फादर फिगर बोल दिया कि पेरेंट्स या गार्जियंस, और आगे जाके हमें पता चलेगा कि फादर और सन के रिलेशनशिप की तरह गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप दिखाया गया है, विच समवेयर प्रूव्स कि फिर लड़की का क्या मतलब फादर और डॉटर भी तो हो सकता था ना, तो वो सिचुएशन यहाँ नहीं दिखाई गई है। ठीक है, सो फर्दर बात करें तो कोई फीस यहाँ पे उनसे चार्ज नहीं की जाएगी। जो भी विद्यादान बच्चे देना चाहें, मतलब उसको विद्यादान कंसीडर किया जाता था, और ये बेस्ट दान होता है कि विद्या जो है वो आप टीचर आपको विद्या दे रहे हैं वो भी फ्री में। ओके जैसे हमारा इनकलकेट लर्निंग है जो आपको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करता है। ओके सो इट कंडेम्ड द वेरी आइडिया ऑफ सेलिंग नॉलेज, तो नॉलेज बिकाऊ नहीं होती, ये आइडिया इन्होंने वहां पे डिमिनिश कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होता, आप नॉलेज को बेच नहीं सकते, वो बिकाऊ नहीं है। इसीलिए जो रियल स्कॉलर्स होते थे, जो अपनी स्किल जो है उनमें मास्टरी कर चुके होते थे, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन थे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था, रिकॉग्नाइज किया जाता था एक गुरु की तरह, और गुरु वाली रिस्पेक्ट दी जाती थी। अब गुरु गुरु कर रहे हैं तो गुरु जो है वो एक मतलब पुतला होते थे सारी की सारी क्वालिटीज का, मतलब हर क्वालिटी उनके अंदर होगी, हार्ट, हेड, हैंड, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, स्कॉलरशिप, सारी चीजें। तो वो गुड क्वालिटीज वो होता है ना, टीचर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए कि टीचर की गुड क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, तो वो क्वालिटीज जो है वो सारी की सारी गुरु में मानी जाती थी। ट्रू टीचर जो है वो स्टूडेंट का साथ लाइफ के अंत तक देगा, ऐसा बोला गया था। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो हम दो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं ना, गाइड बाय द साइड और सेज ऑन द स्टेज, तो ये गाइड बाय द साइड वाली चीज थी कि गुरु जो है वो साइड में खड़ा होकर आपको गाइड कर रहा है सारी चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि स्टेज पे खड़े होके बस लेक्चर दे दिया और चले गए, ऐसा नहीं था। ओके सो गाइड बाय द साइड वाली स्टोरी जो है वो यहाँ रहेगी। प्लस लाइफ लॉन्ग लर्नर थे गुरु, तो वो टीचर जो है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, अगर वो सीखना बंद कर देगा तो वो सिखा भी नहीं पाएगा, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्नर जो है वो गुरु को बताया गया था। एक स्नेह मॉनिटेरियल सिस्टम जो है वो यहाँ पे था, जिसके अंदर चाहे वो टीचर का बेटा है या कोई ओल्डर सीनियर एबल स्टूडेंट है जो टीचर बनने लायक है, तो वो वहां पे बन सकता था। मतलब अगर कोई सीनियर है वो छोटी क्लास को अगर पढ़ा सकता है छोटे बच्चों को, तो उसको भी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु अपॉइंट कर दिया जाता था छोटे बच्चों के लिए। ओके तो ये स्नेह मॉनिटेरियल सिस्टम था, मतलब आपका 12th क्लास का बच्चा आके 3rd क्लास के या 5th क्लास के बच्चे को पढ़ा के जा रहा है, कोई लेक्चर ले रहा है, तो वो स्नेह मॉनिटेरियल सिस्टम था। लेकिन कुछ टाइम बाद चतुवर्ण यानी जो चातुवर्ण मतलब 4 वर्ण जो डिवाइड हो गए ना, 4 कास्टिज्म वाली चीज हो गई मनु के पीरियड के बाद, तो उस दौरान क्या हो गया कि ब्राह्मण जो जन्म हुआ है, मतलब सोशल ऑर्डर बन गया, तो जो ब्राह्मण में जन्म हुआ है वही गुरु होगा, मतलब वो स्कॉलरली है नहीं है वही गुरु होगा, चाहे उसकी क्वालिटीज कैसी भी हो वही गुरु है। फादर जो है वो बच्चे को सिखा देगा, तो एक वो इनहेरिटेंस वाली चीजें चल जाएंगी कि फादर ने बच्चे को सिखाया, बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा, वही गुरु रहेंगे, कोई और गुरु बन ही नहीं सकता अगर वो ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ है
तो ठीक है, तो टीचिंग क्या हो गया, एक तरीके से फैमिली प्रोफेशन बन गया सिर्फ ब्राह्मण्स का। तो ये कब हुआ, ये जो मनुस्मृति आई थी ना, उसके बाद जो उन्होंने 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसके दौरान ये चीज हो गई, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ओके, देन बात आती है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल क्या रहेगा गुरु का। तो गुरु का रोल है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है, स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट, टीचर, स्कॉलर, मिशनरी, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ होता था गुरु। मतलब आप गुरु से कोई भी जाके समस्या अपनी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्सनल अटेंशन देता था बच्चों की जरूरतों के लिए, स्टूडेंट्स की जरूरतों के लिए कि क्या दिक्कत हो रही है उनको। तो एक तरीके से अगर पर्सनल अटेंशन मिल रही है तो एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो गया टीचर और जो सन है, मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने फादर सन रिलेशनशिप से कंपेयर किया है उसको। तो यहाँ पे हमें झलक मिल रही है कि शायद लड़कियां जो है वो उस टाइम पे पढ़ाई में कम होती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती थी, होती होंगी, जो प्रिंसेस वगैरह थी, जो राजकुमारियां थी, बट कम होती थी, कम लड़कियों को यहाँ पे पढ़ाई जा रहा है, ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम ऐसे हार्ड एंड फास्ट बोल नहीं सकते क्योंकि विमेन स्कॉलर्स के नाम भी सामने आते हैं। तो हम ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते कि सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जा रहा था, बट हमेशा फादर और सन के रिलेशनशिप से कंपेयर किया जाता है, गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप, ठीक है। अब टीचिंग मेथड क्या होता था, ओरल इंटरेक्शन होती थी। भाई वो स्टोरीज की तरह आपको चीजें बताते थे, सुनाते थे, और आपको वो समझनी होती थी, याद करनी होती थी उसी टाइम। लिखने का कोई जो है वो संदर्भ यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो लेक्चर, डिस्कोर्सेज, डिबेट, डिस्कशन, रिसाइट कर देना, जैसे टीचर ने कुछ बोला आपने पीछे पीछे रिसाइट किया, रिकैपिचुलेट करना, तो ये सारी चीजें एक स्टूडेंट की डेली लाइफ का हिस्सा थी, रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें होती थी। बट जो लर्नर की ऑटोनॉमी है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाता था, और स्टूडेंट जो है उसके पास ऑटोनॉमी होती थी कि वो अपना गुरु चूज कर सकता है। जैसे बोला ना, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु चूज कर लिया था, बस भले ही द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य नहीं माना, ठीक है, लेकिन वो एकलव्य जो है वो बिल्कुल ऐसे अंगूठा ही काट के दिया है और बिल्कुल ऐसे अपने गुरु की तरह सम्मान, भगवान की तरह मानता था वो द्रोणाचार्य को। तो वो ऑटोनॉमी थी कि आप अपना गुरु चूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम गुरु या जो टीचर है उसके पास भी एक ऑप्शन होता था कि वो आपको अपना शिष्य बनाना चाहता भी है या नहीं चाहता, ठीक है। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, बट उसने अपना गुरु बना लिया था, ठीक है। असेसमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देखने को मिलते हैं, इंटरनली होती थी, गुरु कंडक्ट करते थे, वही देखते थे। कोई टर्मिनल एग्जाम नहीं होता था, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता था, लेकिन कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो है वो वहां पे होती थी कि हाँ इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, ये चीज वहां पे एक सेरेमनी देखने को मिलती थी। फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि ये तो अभी तक डिग्री भी नहीं मिल रही है और कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही है हमें फॉर्मलाइजेशन में। तो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फॉर्मली कब शुरू हुए, सेंटर्स फॉर हायर लर्निंग ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान जो मोनेस्ट्रीज बनी उनकी या टेम्पल्स होते थे, वहां पे पढ़ाया जाता था स्पेसिफिकली। और फिर ये जो बुद्धिज्म वाली एजुकेशन थी जिसमें कास्ट का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कास्टिज्म इतना फैल चुका था ना, जो चतुवर्ण थे, 4 वर्ण थे, वो इतने फैल चुके थे कि तब बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो पिक्चर में आई। तो मैंने वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, देन इस्लामिक एजुकेशन, और फिर आगे जो जो चीजें हुई वो सारी चीजें डिटेल में वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं। मैं आपकी NIOS वाली प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा अगर देखनी है तो, DSSB वाली में भी डाल दूंगी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा उन वीडियोस को अगर आपके पास टाइम है और आप रेगुलरली अभी से तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है जी। फिर किंग अशोक जो थे, उन्होंने ये जो बुद्धिज्म वाली जो पीरियड था और उसमें मोनेस्ट्रीज जो डेवलप हो रही थी उनको काफी बढ़ावा दिया, बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने की। और फर्दर जो यूनिवर्सिटीज बनी तो इन्होंने क्या किसमें एंगेज करते थे, ये क्रिएशन में, कंजर्वेशन में, डिसेमिनेट करने में कि एजुकेशन को, नॉलेज को फैलाइए जितना फैलाया जा सकता है। तो 3 काम होते थे जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज थी, एक तो पढ़ाना, रिसर्च करना, और जो नॉलेज है उसको एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंशन। सो टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, ये 3 काम होते थे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के। एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो कि हायर एजुकेशन के लिए थी, जैसे तक्षशिला, कि मैंने शायद कहीं पे एक तक्षशिला ऐसे लिख रखा है, तो स्पेलिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, अलग अलग लिखी जाती है। जैसे राम को हम राम हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में ऐसे भी लिखा मिल जाएगा और ऐसे रामा भी लिखा मिल जाएगा। तो वो स्पेलिंग पे इतना इमोशनल मत हुआ कीजिए, कई स्टूडेंट बोलते हैं आपने तक्षशिला की स्पेलिंग गलत कर दी। तक्षशिला वैसे भी कई बुक्स में लिखा मिल जाएगा,
ओके सो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वालाभी, तो ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं सारी, और वो भी मैंने आपको करवा रखी है, तो एक बार उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। जो बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, सो ये उनमें से कुछ एक नाम है, ठीक है। देन आता है जी, फिर अगर यूनिवर्सिटीज ये बुद्धिज्म वाली डेवलप होगी तो गुरुकुल का क्या हुआ? गुरुकुल वैसे ही रहे, मतलब वो एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, मतलब उनमें कोई एक इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल कैपेसिटीज में चलते रहे कि भाई हाँ ये गुरु है। जैसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन नहीं होते, एक तरीके से स्कूल नहीं होते आपका, लेकिन उन ट्यूशन सेंटर्स पे आप चूज कर सकते हैं भाई मुझे इस टीचर के पास जाना है और मुझे यहाँ पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ सकते हो आप जाके। तो वैसे ही गुरुकुल जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे, हर एक गुरु के लेवल पे वो चलते रहे। अब जैसे गुरुकुल अगर हम देखें तो गुरुकुल होना चाहिए, ये ए नहीं आना चाहिए, बट ये स्पेलिंग में दे रखा है, तो पहले की जो स्पेलिंग्स है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, सो इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है उनके अंदर। तो गुरुकुल जो है वो ऐसे ही चलते रहे। उसके साथ साथ और भी चीजें थी, जैसे मेडिवल पीरियड के दौरान एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न ऐसे पढ़ते हैं ना हम हिस्ट्री में, तो जो मक्तबाज थे वो लोअर एजुकेशन के लिए थे। इस्लामिक एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे इन दो लाइन में। मक्तबाज होते थे लोअर छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे, और मदरसाज होते थे किसके लिए? अब जैसे मदरसाज की स्पेलिंग ये यहाँ दे रखी है एनआईओएस के मटेरियल में, बट अलग जगह पे ये एच नहीं मिलेगा आपको, मदरसाज की स्पेलिंग अलग मिल सकती है। ये हायर एजुकेशन के लिए होते थे, और मस्जिद में ही इस्लामिक एजुकेशन, रिलीजियस जो थी उनकी कुरान पढ़ाई जाती थी, चीजें बताई जाती थी, मुल्ला और मौलवी जो है वो पढ़ाते थे, तो ये चीजें अलग लेवल पे चल रही थी, अलग अलग। ओके, फर्दर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आ जाती है जी, बहुत जगह पे उसने कंट्रोल कर लिया। और अगर बात देखें तो उस टाइम पे सोसाइटी भी चेंज हो रही थी, ठीक है। अब की स्पेसिफिकली बात करें तो वो पहले के कंपैरिजन में, हम अब का भी तो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सोसाइटीज, रोल, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। कैसे चेंज हो रही हैं? एक तो सोसाइटी में आजकल जो चीजें हैं, नेचर जो है वो चेंज हो रहा है, कनेक्टेड या नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात होती है आजकल। जैसे एनसीएफ 2005 में भी, और अभी जो 2023 वाला जो एनसीएफ आया है उसके अंदर भी यही चीजें मेंशन है कि लाइफ से कनेक्ट कीजिए चीजों को, ठीक है। तो कनेक्टेड चीजें, एप्लीकेशन किसकी? आईसीटी की, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। लर्नर की ऑटोनॉमी और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो टीचर का रोल है सोसाइटी में वो भी एमर्ज हुआ है, चेंज हुआ है। कैसे? चैलेंजेस टू टेक्नोलॉजी have created new roles for the teacher। तो वो टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से और चीजें बढ़ गई हैं, उसी में एक मॉडल इन्होंने दे रखा है, लॉरिलार्ड का जो कन्वर्सेशन मॉडल है, जिसमें ये 4 टाइप के रोल की बात करते हैं टीचर के: डिस्कर्सिव रोल, अडेप्टिव रोल, इंटरैक्टिव रोल और रिफ्लेक्टिव रोल ऑफ द टीचर। तो ये मॉडल का नाम याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आज तक देखा है नहीं। ओके, अब आज के जो टीचर्स हैं उनको क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, उनको जरूरत है किन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो जो गुड क्वालिटीज या क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, वो जो लेक्चर है वो यहाँ पे आपके लिए यूजफुल हो जाता है, जिसमें ओपन एंड पॉजिटिव होना चाहिए टीचर, ओपन हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट रखे, ऐसा ना हो कि नेगेटिव हो कि तेरे को तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर। कम्युनिकेटिव हो, अच्छा लिसनर हो, क्योंकि अच्छा लिसनर होगा तभी अच्छा स्पीकर हो पाएगा। ऑर्गेनाइज्ड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट और पॉइज्ड हो, देन मोटिवेटेड हो, कंस्ट्रक्टिव, कंपैशनेट। तो ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ अच्छे अच्छे वर्ड जितने भी हैं वो सारी अच्छी क्वालिटीज एक टीचर में होनी चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे। ओके, अब प्री इंडिपेंडेंस के दौरान इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे उभरा वो हमें पता होना चाहिए। सो अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री पता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हर 20 साल में क्या एक चार्टर निकालती थी, ठीक है। मान लो 1813 में आया तो फिर 1823 छोड़ के 33 में आएगा। ओके, तो वो उन्होंने 1813 का चार्टर निकाला, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए जो है हर साल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिए। ये लगा लीजिए कि जो वहां पे रह रहे हैं ना लोग, जो हम मतलब इंडियंस जो थे हम लोग, उनके एजुकेशन के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए देने की बात की। और ये पहली बार था जब ऑफिशियली कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है क्वीन की तरफ से हुई थी, जो कि नेटिव्स की, मतलब नेटिव मतलब हम लोग उस टाइम के, तो वो नेटिव्स की एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ था, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि 1813 के चार्टर के दौरान ये चीजों की बात हुई। अब 1813 में बात हुई है तो सबसे पहले उसके बाद जो है मकाले मिनट आता है एक इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड मकाले, थॉमस
बबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम है। इंडिया में आए ही 1834 में, 1838 में तो ये चले भी गए थे, यानी 4 ही साल रहे और इन 4 साल में इन्होंने इंडिया के अगले 200 साल जो है वो थोड़े से क्या है, इनकी चीजों से प्रभावित आपको दिखेंगे। ओके, इन्होंने बात की थी जी इंग्लिश की सुप्रीमेसी की। इन्होंने जो नेटिव लैंग्वेज का आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था, मतलब अरेबिक या संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, जो भी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। तो वो इंग्लिश को इन्होंने काफी सुप्रीमेसी दे दी थी और अभी तक भी वो है कि हम इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश वाली जो चीजें हैं उनसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी आज 200-250 साल बाद भी ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, तो इंग्लिश की सुप्रीमेसी की इन्होंने बात की। इन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट्स बोली जो कि ऐसे दिल को चुभने वाली थी। इन्होंने बोला कि एक अच्छी, मतलब अगर एक यूरोप की अच्छी लाइब्रेरी है और एक इंडिया की जो नेटिव लिटरेचर की लाइब्रेरी है, मान लो संस्कृत में अगर कोई लिटरेचर उसकी लाइब्रेरी है, तो ये तो पूरी लाइब्रेरी और इस यूरोपियन लाइब्रेरी की एक बुक्स की अलमीरा, शेल्फ, वो बहुत, मतलब वो इसको कंपेयर कर दिया इन्होंने कि ये एक शेल्फ जो है वो ज्यादा अच्छी है एज कंपैरिजन टू इनकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी। तो इन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर को बहुत सुपीरियर माना, ये बात यहां से साबित हो रही है। ओके, इन्होंने अरेबिक और संस्कृत की लैंग्वेज या कॉलेजेस के ऊपर भी पैसे खर्च करने से मना किया। इन्होंने कहा वो बिल्कुल लॉस है और बिल्कुल डेड लॉस है, ये सच है, ये हमें मान लेना चाहिए कि उसकी जरूरत हमें है नहीं, तो हमें अरेबिक और संस्कृत की नहीं इंग्लिश की जरूरत है। इंग्लिश जो है अब उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि रूलिंग क्लास के द्वारा बोली जाती है इंग्लिश, मतलब जो राजा महाराजा थे उन लोगों को थोड़ी बहुत आती थी, उसके अलावा किसी को नहीं आती थी। तो जो हायर क्लास है, जो गवर्नमेंट में सीट्स पे बैठे हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश आती है। तो यहां से इन्होंने ऑब्जर्व करके बोला कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम सबको जो है इंग्लिश प्रोवाइड कर सके या इंग्लिश में पढ़ाई प्रोवाइड कर सके। तो हमें एक ऐसी क्लास चाहिए इंडियन लोगों की जो ब्लड और कलर, यानी खून और कलर में, रंग में जो है वो तो क्या है, इंडियन है, लेकिन उनका टेस्ट, उनके ओपिनियन, उनका इंटेलेक्ट, उनकी सोच, वो सारी की सारी इंग्लिश है। ये चीज इन्होंने बोली और वो इन्होंने क्या किया कि जो ऊपर वाले लोग हैं हम मेजर लोगों को एजुकेट कर देंगे, बाकी जैसे मान लो मैं घर में बड़ी हूं, मुझे अगर इंग्लिश आती है तो थोड़ी बहुत मेरे परिवार में भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो वो क्या हुआ, मुझसे ट्रांसफर हुई है उनमें, लेकिन उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं सिखाई गई है। तो मुझसे जो ट्रांसफर हुई है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हुई है ना, मतलब मैं बड़ी थी घर में, मेरे भाई बहनों को भी आ गई, तो वो क्या हो गया, डाउनवर्ड फिल्टर हो रही है चीजें। तो वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी जो है इन्होंने दी। अब मकाले मिनट को जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी थी वो लॉर्ड बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे ऑर्डर्स पास कर दिए। तो यहां से अपनी इंग्लिश की कहानी शुरू होती है। ऑल्दो 1823 में भी एक एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो है आई थी, वहां पे भी इंग्लिश की बात की गई थी। अब इसमें एक और जो है पहलू आ जाता है, ओरिएंटलिस्ट और कई चीजें, तो वो मैंने जो मकाले मिनट कंप्लीट करा रखा है, एक बार उसको भी सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मेजर चीजें जो है वो आपके एनआईओएस के मटेरियल में दी हुई है। देन आता है जी वुड्स डिस्पैच। ये कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है कि इसने कॉम्प्रिहेंड कर दी थी सारी की सारी चीजें। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोला जाता है। 1854 में ये आया था। तो डेट्स आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी कि अच्छा पहले मकाले मिनट आया, 35 में उन्होंने दिया सारी चीजें, फिर वुड डिस्पैच आया, फिर 83 के अराउंड हंटर कमीशन आया। तो ये जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं स्पेसिफिक वो आपको देख लेनी चाहिए। ओके, जो डिस्पैच था ये वुड्स डिस्पैच, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट था पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में। तो आज भी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, ठीक है। इसने एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुल्ली कंपनी के ऊपर जो है वो डाल दी कि इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए और कंपनी जो है वो इनकी एजुकेशन का ध्यान रखेगी। डिस्पैच जो है उसने नई डायरेक्शन दे दी इंडिया की एजुकेशन को और इन्होंने पर्टिकुलरली यूरोपियन आर्ट, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर, बट इंग्लिश के थ्रू, लैंग्वेज इन्होंने भी इंग्लिश के ऊपर फोकस किया। ओके, सो वो एक क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट हमें बनानी है, जो मकाले का भी आइडिया था। तो ये इंग्लिश पे स्टिक करके रहे, लेकिन फुल्ली रिस्पॉन्सिबल जो है ये कंपनी को ठहरा रहे हैं उस चीज के लिए। तो वुड्स डिस्पैच फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकमेंड किया कि एक डिपार्टमेंट होना चाहिए पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 प्रोविंस में होना चाहिए, अलग अलग जगह पे, यानी बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास,
पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जिसको आज यूपी बोलते हैं हम, ठीक है, तो कुछ एक पार्ट मतलब मेजर पार्ट यूपी का है ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाला। सो ये चीज इन्होंने बोली कि इन 5 जगह पे आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो लेके आएंगे। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने की बात की और इन्हीं की बदौलत जो पहली 1857 में पहली 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो भारत को मिली, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये हाईलाइटेड पार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसकी रिकमेंडेशन के बाद जो है यूनिवर्सिटीज डेवलप की गई। तो वुड्स डिस्पैच की। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है वो 1857 में खोली गई। ये 3 यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट, और वो 3 यूनिवर्सिटीज कहाँ का है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ओके, फर्दर अगर बात करें तो इसने और भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या हो गई, थोड़ी सी धूमिल हो गई, क्योंकि इस मतलब उसके बाद अगर आपको याद हो, ये तो हम किसकी बात करें, 54 की, 1857 की क्रांति भी तो आ गई थी ना, उस वजह से इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो गई, मतलब इतना विजुअलाइज नहीं हो पाई चीजें, इतना प्रोग्रेस में चीजें नहीं जा पाई जितनी की होनी चाहिए थी। ओके, तो जो भी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, मेजर तो ये 1857 में जो हमारी यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई उनकी बात जो है वो पूछ ली जाती है एग्जाम में, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो जो पहले 30 साल थे डिस्पैच, जो वुड्स डिस्पैच आया था उसके बाद, तो इंस्टीट्यूशंस का नंबर इंक्रीज हुआ था, प्लस इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंग्लिश में, उनको तो परमिशन दे रखी थी, उसके अलावा बाकी प्राइवेट एफर्ट्स को इन्होंने एनकरेज नहीं किया। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही थी। ओके, तो वो इंग्लिश वाला कनेक्ट अभी भी है। उसके कई साल बाद, 30 साल बाद अराउंड, फिर आता है हंटर कमीशन। तो 1882 में एक कमीशन अपॉइंट हुआ, जिसको आप वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, मेजर इन्होंने इस पे बात की थी। तो इसने ये क्यों अपॉइंट किया गया, जो वुड्स डिस्पैच था उसने जो वो दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी, वो कितनी इंप्लीमेंट हो पाई, उसकी इंप्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए हंटर कमीशन जो है वो बिठाया गया। ठीक है, क्यों बिठाया गया समझ आया। तो इन्होंने क्या ट्राई किया कि जो स्कूल एजुकेशन है उसको 2 स्ट्रीम ऑफ हाई स्कूल में इन्होंने डिवाइड करने की बात की। यानी एक स्ट्रीम तो वो होगी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, स्कूल एजुकेशन के बाद, जो कि वोकेशनल एजुकेशन में जाएगी, टेक्निकल चीजें सीखेंगे वो, ताकि उनको पैसा मिल सके, पैसा कमा सके। और एक होगी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाएंगे, जो बच्चे ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं वो उधर की तरफ शिफ्ट कर दिए। तो इन्होंने ये 2 स्ट्रीम बना दी यहां से। ओके, यानी पहली बार इन्होंने यहाँ पे अच्छे से वोकेशनल एजुकेशन की बात की। तो ये पहला अटेम्प्ट था स्कूल के करिकुलम को क्या करने का, डाइवर्सिफाई करने का और वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का पहला अटेम्प्ट किसने किया, तो वो हंटर कमीशन ने किया भाई। ठीक है, नीड अब ये पॉइंट ये है कि इतनी सारी रिकमेंडेशंस जो इन्होंने दी थी, चाहे वो कमर्शियल, वोकेशनल, नॉन लिटरेरी एजुकेशन, सब चीजों पे ना तो पब्लिक ने ज्यादा अप्रिशिएट किया इनको, ना ही गवर्नमेंट ने इनको अप्रिशिएट किया। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेशंस थी ये टोटली इग्नोर हो गई और ज्यादा कुछ काम जो है वो नहीं हो पाया। ओके, इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोल रखा है कि फ्री इंडिया में भी पिछले जो है इन लास्ट 150 इयर्स, 150 साल, मतलब कुछ ज्यादा भाव नहीं मिला है वोकेशनल एजुकेशन को, कि अर्निंग पे फोकस किया जाए और कैसे आप कमा सकते हैं, स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पे फ्री इंडिया में भी इतना भाव इसको मिला नहीं वोकेशनल एजुकेशन को। तो ये वोकेशनलाइजेशन वाला जो आइडिया इन्होंने दिया था वो इग्नोर हो गया। उसके बाद आता है 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन। इन्होंने बोला कि जितने भी स्कूल्स है ना उनको यूनिवर्सिटी के कंट्रोल के अंडर आप लोग ले आइए। ठीक है, कमीशन ने रेकमेंड किया कि रिकग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रिक्ट और सिस्टमेटिक प्रोविजन होने चाहिए कॉलेजेस के, जो यूनिवर्सिटी देगी कि भाई ऐसे ऐसे आपको चीजें चलानी है। ज्यादा चेंजेस जो है वो करिकुलम या एग्जामिनेशन में इन्होंने स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी उस पे। ओके, मोर रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एजुकेशन is
एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन सेकेंडरी स्कूल्स को जो है वो यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में ले आया गया, यानी यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। इसके बाद एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया 1904 में, जहां पे ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस जो है वो वहां पे मान ली गई, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में बैठा था उसकी रिकमेंडेशंस जो है वो वहां पे दिखाई गई, इंप्लीमेंटेशन की बात की गई। फिर आता है सैडलर कमीशन 1917 में। अब ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात हुई थी ना, इसको इंप्रूव करने की बात हुई थी, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए सैडलर कमीशन बिठाया गया। अब सैडलर कमीशन ने एक और रिकमेंडेशन दे दी कि भाई आप जो स्कूल ये जो स्ट्रीम की है ना, आपने स्ट्रीम की है चीजें, अब आप कीजिए इनको बाइफर्केट कर दीजिए, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जो इंटरमीडिएट की 10th के बाद, मैट्रिक के बाद, उसके एग्जाम के बाद जो 11th 12th है ना, उसको इंटरमीडिएट कॉलेज बना दीजिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं ना 11th और 12th, तो आप एक अलग कॉलेज बनाइए जिसमें सिर्फ 11th 12th पढ़ाई जा रही हो। अगर आपको याद हो तो हमारे पेरेंट्स जब पढ़े होंगे तब वो कॉलेज जाते थे, यानी 11th 12th में कॉलेज होता था। अब जो है वो फिर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही इसको कंबाइन कर दिया गया था और 12th तक की एजुकेशन बना दी गई थी। ओके, तो इंटरमीडिएट कॉलेजेस की बात इन्होंने की थी, जिसमें ये बाइफर्केट करने की बात कर रहे हैं ऑफ हायर एजुकेशन, कहां पे? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पे रादर देन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ओके, तो इन्होंने बोला इंटरमीडिएट कॉलेजेस ओपन कीजिए, जो कि हुए भी। काफी सारे सैडलर कमीशन के बाद बहुत सारे स्कूल जो कॉलेजेस हैं उनकी तादाद बढ़ गई। इन्होंने एक और चीज रेकमेंड की कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है वो भी बनाया जाना चाहिए, जो कि कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्टर करेगा सेकेंडरी एजुकेशन को। परहैप्स जो सीड है, जो +2 स्टेज वाला है ना कि 10+2, तो ये +2 मतलब ये अलग कॉलेज की बात हो रही है, या जूनियर कॉलेज जिसको बोल देते हैं। तो ये जो सीड है ये सैडलर कमीशन ने जो है यहाँ पे लेके आए वो। ओके, सैडलर कमीशन ने रिपोर्ट किया कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है, मतलब ये जो रिपोर्ट थी सैडलर कमीशन की, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी जो कि यूनिवर्सिटीज लेवल पे फिर अडॉप्ट की गई और इसको माना गया। ओके, फर्दर आईजी 1929 में हार्टोग कमेटी, यानी 1917 में जो सैडलर कमीशन बिठाया गया था, 1919 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद हार्टोग कमेटी ने बिठाई गई इसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है, कि क्या पोजीशन है एजुकेशन की इंडिया में। तो वो इंडिया में पोजीशन देखने के लिए इन्होंने देखा कि जो मैट्रिकुलेशन है, मतलब मैट्रिकुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैट्रिकुलेशन मतलब कि आप कैसे फॉर्मल प्रोसेस रहेगा यूनिवर्सिटी में एंटर करने का, जैसे मैट्रिकुलेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैट्रिकुलेशन ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दैट मींस आप कैसे उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, क्या एलिजिबिलिटी है, वो चीज अभी तक यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी सेकेंडरी कोर्सेज में। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कमेटी ने रेकमेंड किया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आप उनको वोकेशन में वो डाल दीजिए और मिडिल स्टेज पे ही उनके वोकेशनल एजुकेशन शुरू करवा दीजिए, ताकि एक मोर डाइवर्सिफाइड करिकुला जो है वो क्या स्कूल में बन जाए। ओके, यानी एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड करिकुलम हमें चाहिए स्कूल लेवल पे, जिसकी वजह से हम वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों को डाल पाए, ताकि क्योंकि सारी की सारी चीजें तो एग्जाम से रिलेटेड हो रही है ना, मतलब आपने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, फिर क्या, तो वो फिर क्या वाली सिचुएशन में ये बोल रहे हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स को आप क्या कीजिए, वोकेशनल एजुकेशन में डाल दीजिए। सो कमेटी ने एक और चीज रिस्पॉन्ड की, मतलब रेकमेंड की, डाइवर्जन ऑफ मोर बॉयज, यानी ज्यादा बच्चे, जो ज्यादा लड़के हैं उनको आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल करियर्स में डालिए। जैसे ही मिडिल स्टेज उनकी खत्म होती है, उनको सेकेंडरी स्टेज में एडमिशन दिलाने की बजाय आप वोकेशनल एजुकेशन में डालिए, और वोकेशनल में भी ये बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल करियर्स जो है वो लड़कों को करवाइए आप। ओके, कमेटी ने जो है प्रॉब्लम्स को भी रिव्यू किया। कौन सी प्रॉब्लम को? टीचर ट्रेनिंग या जो सर्विस कंडीशंस है सेकेंडरी टीचर्स की, कि उन टीचर्स की सेकेंडरी कंडीशंस को रिव्यू करके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रेनिंग में क्या इशू आ रहा है, वो सारी चीजों की भी बात इन्होंने की। बट मेजरली इन्होंने कंडीशन जो है उस टाइम की बता दी, और इन्होंने ज्यादा लड़कों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ले जाने की बात कही। उसके बाद आती है सापरू कमेटी। ये क्वांटिटी में याद रखनी है आपको, ये मैं अलग अलग करवा चुकी हूं, डिटेल में आपको पता होनी चाहिए। सापरू कमेटी 1934 में अपॉइंट की गई। भाई यूपी गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया ये जानने के लिए कि यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, जो कि आज तक भी है कुछ हद तक, तो वो बेरोजगारी जो है उसका क्या कारण है, तो वो कारण पता लगाने के लिए सापरू कमेटी, तो ये रीजन हो गया, ये पता होना चाहिए आपको क्यों बिठाई गई थी सापरू कमेटी। सापरू कमेटी ने बोला कि सारी की सारी चीजें जो है ना वो एग्जाम बेस्ड हो गई हैं,
कि आप बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही कि उनको कैसे स्किल हासिल करनी है, कैसे चीजें सीखनी है, तो वो चीजें नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि आप पढ़ा कुछ रहे हैं, उनको वो चीज आती नहीं है जिसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकती है। ओके, तो इस कमेटी ने डाइवर्सिफिकेशन जो है उसकी बात की कि सेकेंडरी स्टेज पे कोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जाए। ठीक है, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एट सेकेंडरी स्टेज शुड बी इंट्रोड्यूस। एक तो होगा जिसमें यूनिवर्सिटी डिग्री मिले। इंटरमीडिएट स्टेज जो कि सैडलर कमीशन ने बोला था और तब की गई थी, उसको अबॉलिश कर दीजिए। सेकेंडरी स्टेज बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, सेकेंडरी स्टेज को 1 साल एक्सटेंड कर दीजिए। मतलब वो सिचुएशन थी ना कि 11th और 12th थी, तो 11th को आप इधर मिला दीजिए, यानी जो हमारे सेकेंडरी स्कूल वाले थे पोर्शन 10th तक, उसको 11th कर दीजिए और 12th वाले को आप ग्रेजुएशन में मिला दीजिए। ओके, और यूनिवर्सिटी जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि कम साल वहां पढ़ाई हो रही है। प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन आफ्टर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन दी जानी चाहिए और डिग्री दी जानी चाहिए। जो कोर्स है यूनिवर्सिटी का डिग्री वाला वो 3 साल का होना चाहिए। मेजरली अभी तक सिर्फ यही पूछा गया है कि सापरू कमेटी क्यों गठित की गई थी, तो सापरू कमेटी यूपी गवर्नमेंट ने गठित की थी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण जानने के लिए। देन आता है जी अबॉट वुड रिपोर्ट, 1937 में आई थी ये रिपोर्ट। ठीक है, सबमिट हुई थी। तो पॉलिटेक्निक पे ज्यादा फोकस था इसमें, यानी जो 1935 वाला रेजोल्यूशन था ना, जब आरबीआई भी बना था हमारा जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे जो 1900 वो गवर्नमेंट इंडिया का जो एक्ट आया था 1935 वाला जो रेजोल्यूशन था, उसमें इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन। तो वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने 2 एक्सपर्ट एडवाइजर्स को उठाया, अबॉट और वुड को। इन्होंने 1936 में उनको इनवाइट किया कि वोकेशनल एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं पर्टिकुलरली, तो उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने के लिए इन्होंने अबॉट वुड रिपोर्ट जो है वो बनाई फिर फर्दर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कमीशन किस रीजन की वजह से, किस लिए गठित किया गया था, कमेटी या कमीशन जो भी है वो क्यों बिठाया गया था। तो अब ये 1937 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने कंप्लीट हायरार्की जो है वोकेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो शुरू से लेके ऊपर तक, मतलब नीचे से ऊपर तक सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी कि ये हायरार्की होनी चाहिए। उनकी रिकमेंडेशन का अगर रिजल्ट देखें तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं 10वीं के बाद कि भाई पॉलिटेक्निक में कर लीजिए, या जो आईटीआईज हैं वो जो है वो एग्जिस्टेंस में आती हैं अबॉट वुड रिपोर्ट के बाद। तो ये प्रोविंस, मतलब जो प्रोविंस है उनको टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स जो हैं वो भी ओपन कर देने चाहिए नॉन लिटरेरी कोर्सेज की तरह, ताकि वो चीजें सीख पाए। जैसे पॉलिटेक्निक है ना, वैसे ही एग्रीकल्चर लेवल पे टेक्निकल या कमर्शियल लेवल, टेक्निकल में तो आई थिंक आईटीआई आ जाता है अब जो है। ठीक है, सो उसी तरीके से एग्रीकल्चर या कमर्शियल लेवल पे भी आपको कोर्सेज शुरू करने चाहिए जहां पे नॉन लिटरेरी है, वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां सिखाया जा रहा है, वोकेशनल कोर्सेज है वो। ओके, फिर आती है जी जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट। इसी से पहले वारदा स्कीम आपको पता होनी चाहिए, 1937 में बेसिक एजुकेशन की इन्होंने बात की थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जब वो 7 प्रोविंस बन गए थे ना उस टाइम पे, विद द नेटिव रिप्रेजेंटेशन उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स को अटेंशन दी। तो अक्टूबर 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वार्धा में रखी गई, जो हर साल होती थी, बीच में एक आधी साल नहीं हुई है, बट अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें महात्मा गांधी ने एक प्रपोजल रखा, वार्धा में ये कॉन्फ्रेंस थी। ओके, प्रपोजल क्या था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 7 साल के लिए मदर टंग में। तो 2 चीजें फोकस वाली हैं, एक तो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, वो भी 7 साल तक, और तीसरी चीज है मदर टंग में। ये चीज गांधी जी से रिलेटेड आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो और मतलब और कहां पे चीजें होनी चाहिए, मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क के अराउंड आपको सेंटर्स बनाने चाहिए। ठीक है जी, तो ये काम करने की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट में जो है वो काम करेंगे, आप उसको एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए हैंडीक्राफ्ट के साथ, और उसी एनवायरनमेंट में वो चीजें सीखेंगे और सारी चीजें होंगी। तो ये वार्धा में गांधी ने प्रपोजल रखा। वो जो प्रपोजल था उसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो चेयरमैन अपॉइंट किए गए, एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी जो है उसने एक फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन स्कीम जो है वो क्या की, रिपोर्ट की, प्रिपेयर की। ठीक है, चीजों को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। तो कब, 1937 में। सो इसी को पॉपुलरली वारदा स्कीम या बेसिक एजुकेशन स्कीम भी बोल दिया जाता है, ये जो जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट थी, क्योंकि ये वारदा में गांधी जी ने जो चीजें बताई थी, नई तालीम की बात की थी, उसके बाद ये कमेटी
कमेटी बिठाई गई और इन्होंने रिपोर्ट दी। ओके, तो अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी, मेन फीचर्स, ये बोल रहे थे वर्क सेंट्रिक एजुकेशन कीजिए भाई। मतलब वो होता है ना कि पढ़ाई हो रही है लेकिन वोकेशन भी हो रहा है, और वोकेशन किस चीज का, बेसिक क्राफ्ट का। ठीक है, तो क्राफ्ट की बात की, हैंडीक्राफ्ट की, और वर्क सेंट्रिक एजुकेशन की बात की, जिसमें ये सेल्फ सपोर्टिंग की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है नेट में भी आया हुआ था, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन में आप हैंडीक्राफ्ट वगैरह इंक्लूड करके चीजें बना रहे हैं वो बेच बाच के कवरिंग टीचर सैलरी, उसमें टीचर की सैलरी आ जाए और बच्चों को भी एक सपोर्ट मिल जाए अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद, वो भी कुछ कमा सके। ओके, तो टीचर की सैलरी यहां सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम से निकल जाएगी। ये चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि सैलरी पे थोड़ी ना बात की होगी गांधी जी ने, बट टीचर की सैलरी जो है वो यहां से निकल जाए, जो आप हैंडीक्राफ्ट वगैरह करवाएंगे वो बात इन्होंने की थी। तो टीचर की सैलरी वाला पॉइंट याद रखिएगा। एवरी इंडिविजुअल शुड अर्न, मतलब उसको ये समझ आना चाहिए कि उसको अर्न कैसे करना है, मैनुअल वर्क के थ्रू। तो एजुकेशन जो है उसी के साथ साथ मैनुअल लेबर जो है वो सिखाया जाना चाहिए, वो इंसिस्ट किया गया इसके अंदर। लर्निंग जो है वो क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए घर के साथ, होम या कम्युनिटी जो है, मतलब वो होता है ना लाइफ के साथ कनेक्ट करके चीजों को सिखाइए, तो वो लर्निंग जो है वो लाइफ के साथ कनेक्ट करने की बात इन्होंने की। चाइल्ड की लाइफ एक्टिविटी एज वेल एज जो विलेज में क्राफ्ट या ऑक्यूपेशन है उसकी बात इन्होंने की। सो ये मेजर रिकमेंडेशन है जिनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है जी लास्ट पॉइंट, सार्जेंट रिपोर्ट। तो सार्जेंट रिपोर्ट ने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की थी, यूईई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन के लिए उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की वर्ल्ड वॉर के बाद, डेवलपमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जिसको हम सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डॉक्यूमेंट था एज, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि 1944 में आया था और 1947 में हम आजाद हो गए थे। तो मकाले मिनट से लेके सार्जेंट रिपोर्ट तक ये 9 पॉइंट जो है ये तो एटलीस्ट आपको सीरीज में पता होने चाहिए। ओके, सो इन्होंने विजुअलाइज किया एक एजुकेशन सिस्टम जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, जो कि यूनिवर्सल होगी, सबको मिलेगी, कंपल्सरी होगी और फ्री होगी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 11 साल। यानी पहले तो प्री प्राइमरी की बात की, उसके बाद इन्होंने फ्री एजुकेशन की बात की, 6 से 11 साल जूनियर बेसिक जिसको बोल रहे हैं, और फिर 11 से 14 साल सीनियर बेसिक, जो कि वारदा स्कीम में सजेस्ट किया गया था, वो पॉइंट इन्होंने लिया। तो जो सीनियर बेसिक या मिडिल स्कूल जिसको हम बोल देते हैं 11 से 14 साल वाले बच्चों के लिए, ये क्या होगी, फाइनल स्टेज होगी स्कूल करियर की। इसके बाद फिर वोकेशनलाइजेशन वाली चीजें जो है वो ओपन हो जाएंगी। इन्होंने फर्दर रिकमेंड किया हाई स्कूल कोर्स जो है वो 6 साल कवर कर ले, 6 साल का हाई स्कूल कोर्स होना चाहिए। नॉर्मल एज एडमिशन की इसमें कितनी होनी चाहिए, 11 साल होनी चाहिए। जो हाई स्कूल है वो 2 टाइप के रहेंगे, एकेडमिक और टेक्निकल। ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि 2 टाइप की हाई स्कूल की बात किसने की थी, सार्जेंट रिपोर्ट ने की थी। डिग्री कोर्सेज जो है वो 3 साल के रहेंगे, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए नहीं होंगे, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा दोनों का ही, एक गुड ऑलराउंड एजुकेशन, बाकी चीजों के साथ साथ करियर वाला पोर्शन को भी मिला के चीजें आपको सिखाई जाएं, दी जाएं। मदर टंग जो है वो सारे के सारे हाई स्कूल में एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो सार्जेंट रिपोर्ट ने यहाँ पे मदर टंग की बात की है, ये याद रखिएगा। अडल्ट इलिटरेसी जो है उसको लिक्विडेट करने की बात की गई कि इन अबाउट 20 साल जो है आप फुल प्रोविजन बनाइए, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, जो फिजिकली या मेंटली हैंडीकेप्ड बच्चे हैं उनके लिए प्रोविजंस बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, या जो है सोशल या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाइए। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो इन्होंने सार्जेंट रिपोर्ट ने रेकमेंड की थी। सो ओवरऑल ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी जिसमें सारी की सारी स्टेजेस यानी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एज वेल एज जो टेक्निकल या एकेडमिक की बात की, टेक्निकल, वोकेशनल, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी जिसने सारी स्टेजेस को कवर किया। ओके, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात की सभी स्टूडेंट्स को। टीचिंग प्रोफेशन जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जो अब तक नहीं दी गई थी। ओके, सैलरी स्केल्स जो है वो इंप्रूव होने चाहिए टीचर्स के, उनकी सर्विस कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए। रिपोर्ट ने जो है एक इंपॉर्टेंस दी किसको, प्रोडक्टिव एजुकेशन को, कि आप साथ साथ कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ क्रिएट भी कर पाए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और फिर जाके आप एम्प्लॉयमेंट का सोचेंगे। ओके,
इट अप्रिशिएटेड द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री एंड थॉट कि एजुकेशन जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो साउंड फुटिंग है फॉर द एजुकेशन इन फ्री इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसके बेस पे फिर आगे और मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए बाकी सारी पॉलिसीज जो हैं या बाकी सारे कमीशन जो हैं उन्होंने भी पीछे की चीजों को देखते हुए आपको हर जगह मोस्टली कमीशन के अगर आप देखेंगे ना पीडीएफ उठा के ऑफिशियल, तो उसमें स्टार्टिंग में एक रेट्रोस्पेक्ट मिल जाएगा और उस रेट्रोस्पेक्ट में जो चीजें आज हमने पढ़ी है ना, जितने भी रिपोर्ट्स थी कहां से क्या चीजें शुरू हुई, अब हम क्या इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। सो ये हो गया पहला यूनिट हमारी कंप्लीट जो एनआईओएस का ब्लॉक फर्स्ट जो 501 हमारा कोर्स है। तो फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट है, पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं फिर से बोलूंगी ये जितने भी डॉक्यूमेंट की हमने बात की ये सारे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखी हैं, एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। स्पेसिफिकली डीएलएड वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए, उनको थ्योरेटिकल एग्जाम भी देने होते हैं, सो वो उनके लिए हेल्पफुल ज्यादा रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी consistent in your studies.